अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम आपके लिए एक ऐसी शख्सियत लेके आ रहे हैं जो कि जानी पहचानी शख्सियत है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। और माशाल्लाह बहुत अच्छा ध्यान है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के हवाले से। और आपके सामने हैं जी नईम साहब, नईम रफ़ी सिक्योरिटीज़ के सीईओ। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक है? वालेकुम सलाम आमिर भाई, अल्लाह पे शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। जी, जी नईम साहब, आज हम शुक्र अदा अल्लाह पाक का करते हैं कि जो है काफ़ी देर से राब्ता हो रहा था और आज आपसे राब्ता हो गया। माशाल्लाह काफ़ी आप बिज़ी होते हैं, तो आज आपने टाइम दिया क्योंकि काफ़ी जो व्यूअर्स हैं हमारे वो आपको सुनना चाहते हैं मार्केट के हवाले से कि मार्केट इस वक़्त देखें, कल भी मार्केट ने करेक्शन ली, आज भी ली। तो मार्केट के हवाले से पहले थोड़ा-सा व्यू दें कि मार्केट कैसी हो सकती है कल भी और आने वाले दिनों में, वीक्स में भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर भाई, आपने बड़ी अच्छी बात पूछी स्टॉक मार्केट के बारे में। असल में पिछले हफ्ते तो मार्केट करेक्शन में थी और इस हफ्ते का आगाज़ पहले 2 दिन तो बड़ा मुस्बत अंदाज में हुआ, तेज़ी भी रही और हमें महसूस हुआ कि जैसे करेक्शन काफ़ी हद तक मुकम्मल हुई है। लेकिन कल और आज की जो मार्केट की एक मूवमेंट है, ये दिखा रही है कि अभी तक सेलिंग प्रेशर भी है और मार्केट अंडर करेक्शन मोड के अंदर भी चल रही है। अलबत्ता इसके साथ आपको याद होगा कि लास्ट टाइम के हमारे इंटरव्यू में मैंने कहा था कि केएससी 100 तो अपनी तरफ ऊपर-नीचे चलता रहेगा। आपने इंडिविजुअल कंपनीज़ को फ़ोकस करके काम करना है और इंडिविजुअल कंपनीज़ की परफ़ॉर्मेंस इंशाल्लाह ताला अच्छी रहेगी और उसमें तेज़ी आएगी। और उसके साथ-साथ मैंने दूसरी बात कही थी कि स्टॉप लॉस। ये 2 चीज़ों को पेश नज़र रख के चलेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। तो मेरा अंदाज़ा है कि मार्केट 2 दिन अच्छी खासी घटी है। कल स्टार्ट शायद पॉज़िटिव अंदाज़ में होगा मार्केट में, मेरा अंदाज़ा है कि मुस्बत अंदाज़ में होगा और बाज़ इंडिविजुअल कंपनीज़ के अंदर आप देखेंगे कि शायद अपर लॉ भी लगे। इसी तरह अगला हफ़्ता जो आगाज़ होगा रोल ओवर का वीक होगा और आम तौर पे हमारा एक मुशाहिदा है कि रोल ओवर के वीक में मार्केट स्लो रहती है। तो इसी तरह मेरा अंदाज़ा ये है कि अगले हफ़्ते मार्केट मिक्स रहेगी, एक रेंज बाउंड के अंदर चलेगी, जिसमें पॉज़िटिव्स हमें चीज़ें भी नज़र आएगी मार्केट में और उसके साथ-साथ सेलिंग भी होगी। लेकिन ओवरऑल मार्केट में मैं महसूस करता हूँ कि तेज़ी का ट्रेंड अभी भी बरकरार है, वो तेज़ी का ट्रेंड अभी टूटा नहीं है। रफ़ी साहब, बहुत ज़बरदस्त नईम साहब आपने बात की। आपने बिल्कुल पहले भी ये ध्यान शेयर किया था, अब भी आप कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो नए इन्वेस्टर्स के लिए बताएँ, वो काफ़ी इस चीज़ से खौफ़ज़दा हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि बाज़ लोग दोबारा से वही चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं कि मार्केट जो है वो दोबारा से 1,40,000 पे आ सकती है, 1,45,000 पे आ सकती है। और अब उनका राइट नाउ क्वेश्चन ये है कि क्या अगर मार्केट कल डिप लेती है, अगर 1000, 1200, 1500 पॉइंट की, तो क्या उनको डिप में बाइंग करनी चाहिए? अगर करनी चाहिए, तो कौन-कौन से सेक्टर्स को फोकस रखना चाहिए? और वो डिप में अगर बाइंग करते हैं, तो क्या मार्केट के आगे ज़्यादा नीचे जाने के तो चांसेस नहीं है? इस हवाले से थोड़ा गाइड कीजिएगा, फिर हम अपना स्टॉक्स की तरफ आते हैं। अबे भाई, अगर तो मार्केट 101 1,40,000 इंडेक्स की तरफ जाती है ना, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट डिप्रेशन और मंदी की तरफ चली गई। इसका चांस कम है कि ये 1,40 तक जाए। अलबत्ता जिस तरह की करेक्शन हमने पहले नहीं देखी 8,000, 10,000, 12,000 तक, ये तो मुमकिन है। देखो जी, इनिशियली तौर पे तो बाई करने के लिए तो मेरे ख्याल के मुताबिक कल अगर फ्राइडे को मार्केट नीचे आती है 1500 1000 पॉइंट, तो उसमें बाई करनी चाहिए। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेसिस के ऊपर एक अपॉर्चुनिटी होगी इसमें ट्रेड करने की। क्योंकि ये एक बात सही है आमिर भाई कि ओवरऑल मार्केट का लेवल बहुत हाई है, इससे मैं इनकार नहीं है। इस लेवल के ऊपर आकर पोर्टफोलियो नहीं बनते, बल्कि इस लेवल के ऊपर आके आप फास्ट ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। तो लिहाज़ा जो भी ट्रेडिंग करे, स्विंग ट्रेडिंग करे और स्टॉप लॉस के साथ करे, तो मेरा ख़्याल है कि इंशाल्लाह ताला ये मुफ़ीद रहेगा और ख़ास तौर पे न्यू कमर्स के लिए कि ये वो है ना एडवाइस कि स्टॉप लॉस के साथ स्विंग ट्रेड करें, ये बहुत बेहतर है। सिंपल एक और चीज़ बताएँ कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है कुछ के जो गवर्नमेंट दिखा रही है अपना कि मईशत बिल्कुल अच्छे ट्रैक पे चल रही है और हमारे मामलात बेहतर हैं। लेकिन आप देखें कि मुख्तलिफ जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ की जो रिपोर्ट है, हमारे जीडीपी पे काफ़ी क्वेश्चन उठ रहे हैं। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये फेक तरीके से इसको बढ़ाया गया मार्केट को। यानी कि एक्चुअली फंडामेंटली कुछ नहीं हुआ।
लेकिन फेक तरीके से इसको बढ़ाया जा रहा है। इसके हवाले से आप ज़रा बताइएगा। कल कामरान खान उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो है व्लॉग में भी बताया। एक तो के इलेक्ट्रिक के हवाले से, दूसरे नंबर पे मुर्शद के बारे में भी कुछ इस तरह की बातें हुई कि अपना मुर्शद जो है वो अपना ट्रैक पे नहीं है। बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान में नहीं आ रही, नई आईपीओस नहीं आ रहे मार्केट, और कुछ पुरानी जो बड़ी कंपनी है वो भी छोड़ के मुल्क जा रही। तो इसके हवाले से आप क्या बताएँगे कि वाक़ई कोई फंडामेंटल चेंज पाकिस्तान में इकोनॉमी के लिहाज़ से आई है, या फिर ये सब बातें ही हैं? आमिर भाई, आपने एट अ टाइम एक नहीं 4 माइक क्वेश्चन इकट्ठे इसके अंदर डाल दिए हैं। लेकिन आपने जो क्वेश्चन किया मैं कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द उसका शॉर्ट जवाब दूँ। पहली चीज़ तो ये है कि स्टॉक मार्केट में आर्टिफिशियल ऐसे पुश करना इतना आसान नहीं होता। यानी ये तो मुमकिन है कि आप 1 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 10 दिन आर्टिफिशियल तरीके से मार्केट को तेज़ी ले आएँ। लेकिन आप जानते हैं कि पिछले 2.5 साल से 40,000 इंडेक्स से 1,70,000 इंडेक्स आ गया। ये आर्टिफिशियल तरीके से मुमकिन नहीं है। नहीं, 2.5 साल से आर्टिफिशियल मार्केट चलाना ये तो मज़ाक हो गया ना फिर तो। ये मुल्क नहीं हुआ, ये क्या हो गया? दूसरे लफ्ज़ में आपको याद होगा कि मार्केट में तेज़ी 2 साल 2023 मई के अंदर खदशात थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। पाकिस्तान अपनी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर सकेगा। यानी इतनी खौफ़नाक सिचुएशन थी पाकिस्तान की कि डिफ़ॉल्ट होने की बातें हो रही थी। हम अब देखिए कि आज हम अक्टूबर 2025 में खड़े हैं, तो दूर-दूर तक डिफ़ॉल्ट का कोई चांस नहीं है, कोई इम्कान नहीं है, बल्कि इसकी बजाय हमारा करंट अकाउंट डेफ़िसिट जो है, वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है, बल्कि सरप्लस है। ये करंट अकाउंट के बारे में कहते हैं कि इम्पोर्ट को कम करके दिखाया गया है, कि जिसकी वजह से हमारा ये सरप्लस नज़र आ रहा है। इसके अलावा कंपनीज़ जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, इनकी जो अर्निंग है, इनकी जो पे आउट है, बैंकिंग सेक्टर देख लें, सीमेंट सेक्टर देख लें, फर्टिलाइज़र सेक्टर देख लें, फूड सेक्टर देख लो, एक लाइन लगी हुई है कंपनीज़ और सेक्टर की। उनकी परफॉर्मेंस बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी का एक बायस बनती है। और तीसरे नंबर पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पॉलिसी रेट कम होने के नतीजे में पैसे का इनफ्लो स्टॉक मार्केट की तरफ आया। ये वो रीज़न है जो मार्केट में तेज़ी का बायस बनी है, और ये रीज़न आज भी इंटैक्ट है। कंपनीज़ की अर्निंग भी ठीक है और इसकी रेट भी कम है। मैक्रो लेवल के ऊपर भी तमाम इंडिकेटर पॉजिटिवली मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर इन फैक्टर्स में से कोई फैक्टर मिस करेगा तो स्टॉक मार्केट मज़ी की तरफ जाए, और पाकिस्तान एक अमेरिकन ग्रुप से निकल के चाइनीज़ एक ब्लॉक की तरफ जा रहा है, तो यूरोपियन और अमेरिकन कंपनीज़ पाकिस्तान को छोड़ के जा रही हैं। ये बात फैक्ट है, इससे में इनकार नहीं है। तो इसके नतीजे में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कोशिश है कि मिडल ईस्ट से, चाइना से, दूसरे कंट्रीज से इन्वेस्टमेंट लेकर आए। आपने पिछले हफ्ते देखा कि एक यूएई से इन्वेस्टमेंट आई कि फर्स्ट मूवमेंट बैंक प्राइवेटाइज़ हुआ। ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है कि उन्होंने अपना स्टेक पाकिस्तान के एक बैंक के अंदर लिया। तो इसी किस्म के हम तवक्को करते हैं ये अमेरिकन और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी। जब वो इन्वेस्टमेंट आएगी तो इंशाल्लाह ताला ये मज़ीद इम्प्रूवमेंट की तरफ चीज़ें जाएँगी। अब थोड़ा-सा हम आते हैं कि जो हमारे व्यूअर्स ने कुछ स्टॉक्स के बारे में पूछा है, आपने बस शॉर्ट-शॉर्ट सा आंसर देना है, क्योंकि हमने अपने व्यूअर्स की ये बात को भी मानना है कि वीडियो शॉर्ट होगी इंशाल्लाह। और कोई 10-12 स्टॉक है, आपने छोटा-छोटा सा तजिया करना है और उसकी रिकमेंडेशन या नॉट रिकमेंडेशन, ठीक है ना? वो आपने बतानी है। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है क्वेश्चन, वो कराची इलेक्ट्रिक के बारे में है। इसके बारे में देखिए, पहले काफ़ी पॉजिटिव खबरें बताई गई कि सऊदीयन जो है वो इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और ये कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं। उसके बाद खबर आई कि जी ऐसा हो नहीं रहा, या फिर अभी तक ये मुआहदा नहीं हुआ, यानी कि कोई प्लस माइनस आंसर नहीं दिया। फिर टैरिफ के हवाले से भी खबर आई कि ₹7 जो है वो रिलीफ दिया जा रहा है, कम किया जा रहा है टैरिफ। तो के इलेक्ट्रिक के बारे में क्या है? 8.5 का हाई लगा के ये बहुत नीचे आ चुका है, आज भी डाउन था। इसके बारे में कोई व्यूअर सुनना चाहते हैं, आप बताएँ? इसमें आमिर भाई सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना इसके अंदर, कि ये जो नेपरा ने इसका टैरिफ कम किया ना ₹7 समथिंग, ये इंतहाई नेगेटिव है। तो इसके नतीजे में फौरी तौर पे तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये नेगेटिव लिस्ट में आ जाता है कि जब तक नेपरा का टैरिफ के मामले में रिलीजन नहीं आ जाता, ये स्टॉक चल नहीं पाएगा। बाकी इसको सऊदी या यूएई या कोई और पार्टी इसको बाय करती है, वो तो सेकेंडरी इशू है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी तो डिपेंड करती है टैरिफ के ऊपर। तो लिहाज़ा टैरिफ की जो रिडक्शन के नतीजे में ये इलेक्ट्रिक एक मेरे ख्याल के मुताबिक
एक बाइंग लिस्ट में अंदर शामिल नहीं रहा। अब फोकस करना चाहिए कि ये अगर अपील में जाते हैं, इनका टैरिफ रिवाइज हो जाता है, उस वक्त जो भी प्राइस हो उसमें एंटर करना ज़्यादा बेहतर है बजाय इस वक्त। ठीक हो गया सर। दूसरे नंबर पे है पोल। पोल ने डिविडेंड ₹50 एक्स करवाया, लेकिन उसके बाद से ये बिल्कुल स्टॉप है, इसकी मूवमेंट नहीं आ रही। पूरे ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के साथ पोल की भी। पोल के मुतालिक बताइए कि क्या आगे करनी चाहिए स्ट्रेटजी, जिन इन्वेस्टर्स के पास पड़ा है उनको क्या करना चाहिए? कोल बहुत अच्छा शेयर है, इसकी अर्निंग भी अच्छी है, पीआर पॉलिसी भी बहुत अच्छी है और सबसे बढ़ के पाकिस्तान के अंदर जो पावर सर्कुलर डेट है, कोल इसके अंदर शामिल नहीं है, बल्कि इसका निशाना नहीं बना, इससे बचा हुआ है। तो इस एतबार से अभी टेम्परेरी तौर पे अगर ये स्टेगनेंट हो गया है या रुक गया है, तो कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल के मुताबिक तो इसको होल्ड करना चाहिए। लॉन्ग रन में आपको ये बहुत फ़ायदा देगा। वेरी पॉजिटिव अबाउट कोल। ईवीएस नईम साहब ने बताया जी कि ये इसको होल्ड रखना चाहिए, पोल को वेट करें, इंशाल्लाह रेट ऊपर आएगा। जी नईम साहब, आगे है जी ठट्ठा सीमेंट के बारे में पूछा है कि इसकी रैली बनी लेकिन अब कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में है, इसका क्या करना चाहिए? कि इसको जिनके पास पड़ा है उनको बेचना चाहिए या होल्ड रखना चाहिए? और नए जो इन्वेस्टर है उनके लिए क्या है कि क्या वो इसमें एंट्री अभी ले सकते हैं या वेट करें? तफ़सीलात में जाए बगैर मेरी राय तो ये है कि जो मौजूदा प्राइस लेवल है ना, इसमें सेल करके बुक करके निकल जाना चाहिए कब। सेल। सेल करके प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए अभी, और वेट करना चाहिए थोड़ी करेक्शन का। सर इसके बाद बड़ा मशहूर वेल फेमस स्टॉक है जिसमें कि काफ़ी पब्लिक वो इंटरेस्ट रखती है, छोटा पेनी स्टॉक है WTL। इसका आज रिजल्ट भी आया है। ये कंपनी जो है वो अपना लॉस को तकरीबन बहुत कम कर चुकी है, बहुत थोड़ा। तो इसके हवाले से बताएं कि ये छोटे इन्वेस्टर की आइटम है, इनको क्या होल्ड रखना चाहिए, नए सिरे से बाय यहाँ पे करना चाहिए? क्योंकि इसका 2 का लेवल काफ़ी क्रूशल था, अब उसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन हो गया हुआ है। इसको रखना चाहिए तो कितने टाइम के लिए रखना चाहिए? और नया इन्वेस्टर अगर खरीदे तो किस लेवल पे बाय करना चाहिए? इसके बारे में मेरा भी बहुत पॉजिटिव है। ये कंपनी टर्न अराउंड स्टोरी है इसके अंदर, बहुत ही कम प्राइस है और जो इसके पास एसेट्स हैं अपने कम्युनिकेशन और आईटी के मतलब वो बहुत कीमती हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि ये कंपनी बेहतरी की तरफ जा रही है। ये बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल है इसको बाय करने का या होल्ड करने का। मैं इसकी सपोर्ट में और फेवर में हूँ इसको बाय करने से। जी, जी व्यूअर्स, WTL को रिकमेंड किया जा रहा है अपना नईम साहब सीईओ रफ़ी सिक्योरिटीज़ की तरफ से कि होल्डिंग रखें, होल्डिंग रखेंगे तो आपको मिलेगा। यानी कि कोई टाइम दें इसको, कोई 4-6 महीने रखें, आपको रिटर्न्स इसमें अच्छे मिल सकते हैं क्योंकि कंपनी के एसेट्स बेहतर हैं, आगे बेहतरी की तरफ जा रही है। सर आगे थोड़ा-सा मज़ीद शॉर्ट करके इसको करेंगे, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। BOP के मुतालिक कुछ बताइएगा, और दूसरा स्टॉक भी एक साथ बता देता हूँ, MDTL। BOP और MDTL के मुतालिक आप क्या कहते हैं, आपका क्या है? ये भी काफ़ी दोस्तों ने पूछा है इसके मुतालिक। इस वक्त तो बीओपी के अंदर बहुत अच्छी रैली चल रही है। इसकी अर्निंग भी पे आउट जो पिछली दफ़ा आई है उसकी मौजूदगी में मार्केट में सेंटीमेंट्स आर वेरी फेवरेबल। लेकिन पर्सनल मेरा भी ये है कि ये राइजिंग मार्केट में इसमें से निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बैंक है, इसके अंदर अभी तो चीज़ें अच्छी हैं। लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर स्टे नहीं करना चाहिए। ये नीचे 5 रुपए से चला है, 40 क्रॉस कर गया है। माशाल्लाह बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। जिस किसी ने जिस रेट पे भी लिया, हर किसी को इसमें फ़ायदा हो। अब 40 के बाद जो है ना, यहाँ पे हम देख भी रहे हैं कि थोड़ी-सी सेलिंग भी आ रही है, प्रॉफ़िट टेकिंग भी है। तो मेरे ख़्याल से हम चालू तो प्रॉफ़िट टेकिंग करनी चाहिए। सर मीडिया टाइम इसको आज नॉन कंप्लायंस में भी डाल दिया गया है। पेस जो है ₹24 देखें, बड़ा हाई टारगेट दिखा दिया है। फर्स्ट कैपिटल हाई कैप पे बंद हुआ है। मीडिया टाइम के बारे में क्या कहते हैं कि क्या ये आगे मज़ीद कंटिन्यू कर सकता है रैली को या फिर इसमें से निकल जाना चाहिए? जो कि इसके ग्रुप के दूसरे शेयर्स हैं, जब उनमें तेज़ी आती है तो उसको देखते हुए सिम्पैथी ऑफ दैट ये शेयर बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर इसका फंडामेंट्स देखे जाए तो वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। आपने अभी गुफ्तगू के दौरान पेस का हवाला दिया, पेस का आज जो रिज़ल्ट आया, तो ये भी एक किस्म का टर्न अराउंड स्टोरी है पेस के अंदर भी। आज ₹1.36 या कुछ पैसे इसकी अर्निंग आई है, जो कि नज़र आ रहा है कि इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही है। उसके मुताबिक मीडिया टाइम में तो बड़ा मामूली सा कुछ प्रॉफ़िट कुछ लॉस आ रहा है। इसको कंपेयर नहीं करना चाहिए, ग्रुप तो एक ही है। मैं तो समझता हूँ पेस के अंदर टर्न अराउंड स्टोरी है, उसमें एंट्री करनी चाहिए
और मीडिया टाइम जो स्पेकुलेटिव है, स्क्रीन देखते हुए ट्रेडिंग करे और निकल जाए टेक्निकल लेवल पे। ये पोर्टफोलियो में शामिल करने वाला आइटम नहीं। जी, रफ़ी साहब, अब लास्ट नईम साहब आपके साथ वो मैं शेयर करूँगा। अब ये भी काफ़ी देर से रुके पड़े हैं, 2 स्टॉक हैं और एक ही ग्रुप है इनका, वेव्स और वेव ऐप। इसमें आमिर भाई मेरा तो ख्याल ये है कि कंपनी के अंदर एसेट बहुत अच्छे हैं, सेल्स बहुत अच्छी है, ग्रोथ बहुत अच्छी है, लेकिन बदकिस्मती से मार्केट में इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। क्योंकि इस ग्रुप की जो पे आउट पॉलिसी है ना, वो शेयर होल्डर की आपने अच्छी नहीं है। तो मैं तो समझता हूँ कि पोर्टफोलियो में शामिल करने की बजाय इससे बेहतर बहुत सारे शेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर उधर चला जाए तो मेरे ख्याल में बहुत बेहतरी हो। एसेट बहुत अच्छे हैं, बिजनेस लाइन बहुत अच्छी है, कंटिन्यू सेल बढ़ रही है, इनकी बिजनेस स्ट्रेटजी बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन मार्केट के अंदर इनकी जो एक फॉलोइंग है या परसेप्शन है, वो बहुत पॉजिटिव नहीं, बदकिस्मती से। अदरवाइज़ शेयर की प्राइस मैं समझता हूँ कि किसी तरह भी मौजूदा प्राइस से डबल कम से कम होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा आखिरी, उसके बाद वीडियो हम आपसे जो है वो अपना इख्तिताम करेंगे वीडियो का। नईम साहब, आपने कोई से भी 3 टॉपिक्स पब्लिक को बताने हैं जो आपके पसंदीदा और रिकमेंडेशन में हो। स्टॉक्स तो हमने काफ़ी सारे पूछे, 3 आपसे स्टॉक बस आप बताएँ और हम वीडियो का इख्तिताम करें और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आपके साथ फिर हम व्यूअर्स के सामने हाज़िर होंगे और फिर शुरुआत करेंगे। जी, अपना नईम साहब। फिर भाई मार्केट में ना इस वक़्त जो एक ट्रेंड चल रहा है ना, उसके पेश नज़र मैं आपको 2 शेयर बताता हूँ जो कि मेरिट के ऊपर है। सन कह रहे हैं और हब पावर कह रहे हैं। बिल्कुल जी, ज़बरदस्त हो गया। व्यूअर्स, नईम साहब की चॉइस रिकमेंडेशन जो है। जी सर। तीसरा शेयर जो एक मार्केट के ट्रेंड के एतबार से टर्न अराउंड स्टोरी है, वो पेस हो सकता है। आप उसकी जो अर्निंग आई है ना, इससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि आगे चलते ये अच्छा प्रॉफिट टेकिंग बहुत थी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट वीक से ये स्टेबलाइज़ होगा और फिर बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया, यानी कि सन, हब पावर कंपनी और पेस। एंड पे आप कुछ कहना चाहते हैं? आखिरी लास्ट पैगाम इनको दिए अपने व्यूअर्स को अपनी तरफ से और फिर उसके बाद इख्तिताम करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मार्केट जो डिप की तरफ जा रही है ना, इसको अपॉर्च्युनिटी समझ के बाय कीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इस डिप के दौरान आप जो बाइंग करेंगे, वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। इंशाल्लाह हम कोशिश करें कि अपना नईम साहब को, जो सीईओ है रफ़ी सिक्योरिटीज़, अपना ध्यान हमारे साथ कम से कम एटलीस्ट वीक में 1 दफ़ा ज़रूर शेयर किया करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लाइक करें इस वीडियो को, ताकि हम हर दफ़ा जो है वो अपना नईम साहब को लेके आएँ, आपके साथ अपना कीमती वक़्त गुज़ारें। थोड़ा 10-15 मिनट की वीडियो इंशाल्लाह बनाएँगे और इसमें वो आपको मार्केट के हवाले से, क्योंकि देखिए जो नए नए इन्वेस्टर्स हैं, हमें पूरा एहसास है उनका और हम चाहते हैं कि इस मुश्किल हालात में कि काफ़ी डराने वाले और इस तरह के नेगेटिव रूमर्स होते हैं मार्केट में जो कहते हैं जी मार्केट यहाँ पे चली जाएगी या उधर जाएगी, तो उनको सुनने की बजाय आप एक्सपर्ट्स की राय लें। जिन्होंने, अब देखें, रफ़ी साहब का जो है, नईम रफ़ी साहब का कम से कम जो है 30 से 35 साल का माशाल्लाह एक्सपीरियंस है। मार्केट में इन्होंने काफ़ी उतार-चढ़ाव देखे हैं, सब कुछ देखे हैं और वो अपना पूरा जो है सिंसियर तरीके से आपके साथ ध्यान भी शेयर करते हैं और स्टॉक्स के हवाले से भी बताते हैं। नईम साहब, आपसे इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट में फिर आपका थोड़ा-सा टाइम लेंगे। व्यूअर्स, आपसे भी इजाज़त चाहते हैं। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफ़िज़।